टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात कहानी दिल्ली की कुर्सी की। जी हां, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 32 साल बाद वो करिश्मा करके दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 32 साल बाद आम आदमी पार्टी को हराकर, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में शिकस्त देकर सत्ता हासिल कर ली है। 8 सीटों से 48 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची। 6 गुना का इजाफा बीजेपी ने दिल्ली के चुनावों में किया गया है और तकरीबन हर क्लास का वोट बीजेपी को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा टास्क इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कुछ है तो वो ये कि दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर काबिज कौन होगा, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसको लेकर मंथनों का दौर अब लगातार जारी है। आज शाम 4 बजे एक बैठक होने जा रही है। बहुत जल्द विधायक दल की बैठक कब होगी इसकी तारीख भी आपके सामने आ जाएगी। जल्द से जल्द दिल्ली का मुख्यमंत्री जनता के सामने हो, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय क्यों नहीं हो पाया है। हालांकि दिल्ली का मुख्यमंत्री का चयन भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम कह रहे हैं बड़ा टास्क, तो इस वजह से क्योंकि चाहे एमपी की बात करिए चाहे राजस्थान की बात करिए, वहां पहले से लीडरशिप बीजेपी के पास थी, पहले से एस्टैब्लिश चेहरे बीजेपी के पास थे। लेकिन दिल्ली में एक बड़ा वैक्यूम है, लीडरशिप का वैक्यूम है, चेहरे का वैक्यूम है। अब उसे कैसे बीजेपी भरेगी, किन चेहरों पर मंथन हो रहा है। 48 विधायकों में से कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी, विस्तार से इस पर चर्चा भी करूंगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर क्या सुगबुगाहट चल रही है। देखिए, मैंने कहा ये सब क्या आश्राइयाँ हैं, ये सब काल्पनिक हैं। ना कोई दौड़ हो रही है, ना कोई दौड़ चल रही है, और कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मीडिया ही पूछ रहा है। और मीडिया ने पूछना भी है, स्वाभाविक है। जो जीत कर आते हैं, सरकार बनती है, सरकार से पहले ऐसी बातें सटकलें चलती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये पार्टी एक संगठन की पार्टी है। हमारे पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे और जल्दी आपको 19 तारीख 20 तारीख तक हमारी सरकार का गठन होगा और आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और हमारा दिल्ली के अंदर तेजी से विकास का काम भी शुरू होगा। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो कोई अद्भुत चेहरा होगा, कोई सामान्य कार्यकर्ता होगा, कोई पहली बार का एमएलए होगा या कोई एक्सपीरियंस्ड एमएलए होगा? क्या वो बड़ा चेहरा होगा जिसने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से चुनाव हराया है? क्या सिख कम्युनिटी का ध्यान रखा जाएगा? क्या दलित कम्युनिटी का ध्यान रखा जाएगा? क्या जातीय समीकरणों को साधा जाएगा? ये वो सवाल है जिन पर चर्चा तो की जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला तो बीजेपी की लीडरशिप को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है। अब किसके चेहरे पर मुहर लगेगी ये तो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की सियासत में खड़ा हो रहा है उस पर आइए करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं देवेंद्र पाराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ है, रजत सेठी जी हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र, सवाल आपसे, इसे अगर हम सबसे बड़ा टास्क कह रहे हैं बीजेपी के लिए, तो ये सबसे बड़ा टास्क कैसे है? वो जो वैक्यूम लीडरशिप का है, बीजेपी कैसे भरने की कोशिश करेगी? ये वैक्यूम वाली समस्या नहीं है। समस्या ये है कि बेस्ट ऑप्शन आप कौन सा चुन रहे हैं, उस लिहाज से थोड़ा मंथन जरूर होगा। हालांकि ये इतना बड़ा मसला भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर थे। हम जब भी जानते हैं कि फ्रांस और अमेरिका के दौरे पे थे, आज कल देर रात ही लौटे हैं वो, तो वैसे कंडीशन में उनके आने के बाद ही ये चर्चा होनी थी स्वाभाविक तौर पे। अब आज शाम से इस प्रक्रिया को लेकर शुरुआत की जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक आधिकारिक सूचना बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी कि कल कितने बजे बैठक होनी है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि संभव है कि कल या परसों विधायक दल की बैठक के लिए समय और स्थान मुकर्रर कर दिया जाए और उसके बाद नेता का चयन कर लिया जाए। हालांकि विधायक दल की जब बैठक होगी प्राची, तो हर बैठक में आप देखती हैं कि महज वो औपचारिकता होती है। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नाम पे मुहर लगा दें, नाम के हिसाब से अगर बात करें तो कई सारे फैक्टर्स को क्योंकि ध्यान में रखना है, तो वहाँ पर चर्चाओं का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है बीजेपी के भीतर भी। मतलब कोई भी स्वाभाविक चॉइस नहीं है कि किसी एक नाम पर सीधे सीधे आपको समझ में आ जाए
कि हाँ इस नाम पे पार्टी फैसला कर लेगी। दिल्ली चुनाव की तैयारी पहले से बीजेपी ने करनी शुरू कर दी थी, जीत के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या ये पहले से तय नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, इसलिए कि ये इतना बड़ा टास्क था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हराना, कि पार्टी अपनी सारी ऊर्जा एक तो उसमें लगा रही थी, दूसरी चीज कि पार्टी को यह बखूबी मालूम था कि अगर इनडायरेक्ट मैसेजिंग भी किसी और के बारे में हो जाए कि ये चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो बीजेपी के अंदर की जो गुटबाजी है वो फिर पार्टी की जो पॉसिबिलिटीज है उसको खराब करेगी, वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाएंगे। तो पार्टी ने एकदम से मैसेज के तौर पे भी कहीं इनडायरेक्ट मैसेज भी नहीं दिया कि कौन हो सकता है मुख्यमंत्री चुनाव में जीत के बाद। बार बार ये कहा गया कि पहले आप चुनाव जीतें, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाना। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को हटाना ज्यादा जरूरी है, इस नैरेटिव को बीजेपी ने हर एक कार्यकर्ता के भीतर डाला था। लेकिन चुनावों की बात करें तो एक्सट्रीम, लोअर, मिडिल क्लास, पुअर क्लास का वोट अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन हर क्लास का वोट मिला है और इसीलिए बीजेपी ने कमाल किया। 8 सीटों वाली पार्टी 48 पर पहुंच गई, 6 गुना सीटों का इजाफा बीजेपी ने किया है और सत्ता में काबिज हो गई। मुख्यमंत्री जब चयन किया जाएगा तो किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा? ब्रजत जी, दर्जन भर नाम है जिनकी चर्चा हम रोज करते हैं। 15 की लिस्ट तो मेरे पास ही है, जिसमें प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा, मोहन बिष्ट, पूनम शर्मा, सबके नाम हैं। अगर आपसे मैं सिर्फ पहले प्रवेश वर्मा के चेहरे पर बात करूं तो ये कितना मुफीद लग रहा है चेहरा, या कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसे चुना जा सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर? ये सब थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, ये तो हम सबको पता ही होना चाहिए और आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि ये सिर्फ टाइम पास ही चल रहा है, क्योंकि जिनको निर्णय लेना है इसके ऊपर में वो निर्णय ले चुके ही होंगे। औपचारिकताएं बची हैं, औपचारिक मीटिंग्स होती रहेंगी और एक पद्धति है बीजेपी की जिस पद्धति से होके चीजें गुजरती हैं ताकि लगे कि एक कंसेंसस इवॉल्व हुआ है। लेकिन हाँ, प्रवेश वर्मा जी जायंट किलर हैं, एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो कि जिसका रिप्रेजेंटेशन अभी तक बीजेपी में नहीं हुआ है, एक जाट लीडरशिप का, और जाट लीडरशिप का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट 3 प्रदेशों में तो है, ये हरियाणा में, राजस्थान में और यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, तो उस लिहाज से भी हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं। आपको अगर आम आदमी पार्टी के जो बचे हुए विधायक हैं उनसे अगर लगातार संघर्ष मोड में रहना है तो आपको यूथफुल लोग तो चाहिए जो लड़ते रहें। तो सारे टिक बॉक्स में तो चेक लग ही रहा है उनका, लेकिन कुछ ज्यादा ही सटीक बैठ रहे हैं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो इतना फिट हैं इस चीज के लिए कि शायद कोई और आ सके। फिर भी मैं ये बोलूंगा ये सब ख्याली पुलाव हैं, जिनको निर्णय लेना है वो उन्हीं का दायित्व है, वो भली भांति जानते हैं कौन से फैक्टर्स कब कैसे बैलेंस करना है। बाकी हम सब लोगों का कुछ खास रोल है नहीं विश्लेषण करने में। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी रणनीतियों में बीजेपी ने बदलाव किया, तो समीर जी, क्या चेहरे का चुनाव इस बिना पर किया जाएगा कि दिल्ली की पॉलिटिक्स से या दिल्ली की सियासत से एक नए पॉलिटिक्स का सिंबल भारतीय जनता पार्टी कम से कम दे पाए आगामी जो चुनावी राज्य हैं उनको? देखिए, 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बागडोर संभाली और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद से तमाम जिस तरीके के फैसले पार्टी ने लिए, चाहे वो संगठन के हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट को लेकर हो, चाहे दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर, बहुत सरप्राइजिंग और चौंकाने वाले नाम रहे। जहां जो ज़्यादा कास्ट फैक्टर डोमिनेंट होता था वहां उस कास्ट फैक्टर के मुख्यमंत्री को नहीं बनाया। जैसे हरियाणा में खट्टर साहब को बना दिया, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मराठी है, जो मराठा डोमिनेंट है लेकिन मराठी को बना दिया। आप अगर अभी रिसेंटली में आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा को बना दिया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया। तो सरप्राइजिंग नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। उसके पीछे यह फैक्टर खाली नहीं था कि वो कास्ट डोमिनेट उस प्रदेश में करती है कि नहीं, कई चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी संगठन के हिसाब से देखते हैं, उनका आगे का प्लान रहता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर दिल्ली में 27 साल बाद सरकार आई है तो संदेश देने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो हो सकता है कि वो कोई महिला मुख्यमंत्री लेकर आए। मैं तो 55 नामों में से किसी को भी मुख्यमंत्री मान सकता हूं, 48 विधायक और 7 सांसद में से किसी को भी ये बना सकते हैं। और मैं तो ये बात मानता हूं कि उमंग बजाज जो 31 साल के सबसे युवा विधायक बने राजेंद्र नगर से, वहां से लेकर जो 73 साल के तिलकराम गुप्ता जो त्रिनगर से विधायक बने, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नाम बहुत है। अब प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या होगा, उसमें संघ की भूमिका क्या होगी, संघ भी इस मामले में ध्यान रखेगा। अगर आप महिलाओं की बात करें तो 3 नाम तो हमारे पास भी हैं। पूनम शर्मा वजीरपुर से जीती हैं, शिखा रॉय जिन्होंने हराया है सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से, और रेखा गुप्ता शालीमार बाग से। तो इन नामों में देखिए, अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो टोटल 5 महिलाएं जीत के आई। एक आतिशी आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की 4 विधायक, और चारों पहली बार विधायक बनकर आई है। मुझे लगता है कि अगर महिलाओं में होगा तो अगर विधायकों की बात होगी तो मुझे लगता है शिखा राय और रेखा गुप्ता ही 2 ऐसे नाम हैं जिनमें से किसी नाम पर जाया जा सकता है, कि दोनों को संगठन का भी बहुत अनुभव है, दोनों विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही है, संघ से उनका ठीक ठाक रहा है, कॉर्पोरेशन में उनका काम अच्छा रहा है। तो मुझे लग रहा है इन 2 नामों में से अगर महिलाओं की चर्चा होती है तो इन 2 नामों पर जरूर विचार किया जा सकता।
लेकिन अगर किसी सांसद पे अगर चर्चा होगी तो मुझे फिर भी लगता है कि कमलजीत सहरावत एक नाम है, जो एक जाट है, महिला है, तो उसके नाम पर भी पार्टी विचार कर सकती है। मतलब उसको पूरी तरीके से मैं खारिज नहीं करता, कमलजीत सहरावत भी एक नाम हो सकता है। अब महिलाओं की बात होगी तो बासुरी स्वराज को भी लग रहा होगा कि उनकी माँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, वो भी सांसद है, तो वो भी बन सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ संगठन में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो सभी विधायकों को लग रहा होगा कि उनकी लॉटरी लग सकती है इस बार। जो त्रिलोकपुरी के जो विधायक है वो भी इस बात से उत्साहित है कि वो वाल्मीकि समाज से आते हैं और वो विधायक बने, तो वो कह रहे हैं कि मेरी कम्युनिटी का मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरी भी संभावना है। तो मुझे लग रहा है कि सारे विधायक बन सकते हैं, लेकिन पार्टी सारी चीजों को ध्यान रखेगी। आशीष सूद भी एक बड़ा नाम है, जो गोवा के प्रभारी है, जम्मू एंड कश्मीर के सह प्रभारी है, वो एक बड़ा नाम है। सतीश उपाध्याय जो पुराने नेताओं में, विजेंद्र गुप्ता पुराने नेताओं के अंदर आते हैं, तो ये सतीश गुप्ता इन जब पुराने नेताओं पर अगर पार्टी विचार करेगी तो इनके बारे में भी सोचेगी। मोहन सिंह बिष्ट है जो इतने बार के जीत चुके हैं, तो एक बार 48 जितने भी विधायक हैं उनका नाम ले ही लें, कोई तो एक कम से कम सटीक होगा, कोई तो एक गैस कहीं ना कहीं, वो भी नहीं है कोई बाहर से भी हो सकता है, 7 सांसद भी जोड़ लेते हैं, 55 नाम ले लेते हैं। 55 नामों का एक बार जिक्र कर ले और उसमें से क्या बीजेपी चुनेगी, ये तो खैर बीजेपी सोचेगी। लेकिन सिख कम्युनिटी की बात हो रही है, पंजाबी वोटर्स को भी साधने की बात यहाँ पर अमिताभ जी हो रही है, तो क्या मनजिंदर सिंह सिरसा या पंजाबी कम्युनिटी की बात करें तो वीरेंद्र सचदेवा, ये तो नाम हो सकते हैं? हाँ, जैसा सर ने कहा कि 55, मैं उसको एक नाम और जोड़ देता हूँ, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट 56 हो गए, तो 56 लोग हो जाते हैं। तो जैसा आपने कहा कि देखिए, पंजाबी खत्री कम्युनिटी इस बार उसने बहुत सिग्निफिकेंटली हाई प्रोपोर्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया है। लगभग 17 सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी पिछली बार 16 सीटों पे जीती थी और भाजपा सिर्फ 1 सीट पर। इस बार 14 सीटों पे भाजपा जीती है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। पूर्वांचली समाज से कहीं बढ़ चढ़कर पंजाबी खत्री समाज ने इस बार भाजपा को यहाँ पर सपोर्ट किया है और इसका लिंकेज पंजाब के चुनाव से भी है, तो वहाँ पर भी जो हिंदू समाज है उसको एक मैसेज जा सकता है अगर आप किसी पंजाबी खत्री समाज के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। जैसा आपने सिख समाज की बात करी, तो मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर तो मुश्किल है मेरे हिसाब से, हालांकि कुछ भी हो सकता है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोजीशन पर जरूर मनिंदरजीत सिंह सिरसा जो हैं उनका नाम चल ही रहा है, हो सकता है उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले। देखिए क्या है कि पूरी कैबिनेट की भी बात करनी पड़ेगी। जिस जाति, समाज, सोशो इकोनॉमिक क्लास, जेंडर के लोग छूटेंगे, उनमें भाजपा की कोशिश रहेगी कि पूरे के पूरे जो वो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो कैबिनेट में उनका जो है एम्पैनलमेंट हो जाए, वो उसमें नाम आ जाए। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसका इंप्लीमेंटेशन वो बहुत की हो जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो कौन लीडर कर सकता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। फिर आ जाएगी बात पॉलिटिकल मैसेजिंग की कि चलिए यहाँ पर तो कौन इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन उसका मैसेज जो है, जो आगामी चुनावों की बात आप कर रही हैं, बिहार है, बंगाल है, पंजाब है, वो एक मैसेजिंग चली जाए। यूपी है, क्योंकि आप अगर एक जाट समाज के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो वेस्टर्न यूपी चुनाव भी 2027 में बहुत बड़ा एक चुनाव होने वाला है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये पोस्टमार्टम एनालिसिस ही हो जाता है कि भाई इनको बनाया गया तो क्यों बनाया गया, लेकिन ये अटकलें हैं। अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली नाम किसका। अब 56 में से भी कोई और प्लस ना हो जाए, कोई और सरप्राइजिंग नाम ना हो जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देवेंद्र, जितनी चर्चा हम दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कर रहे हैं, उतनी चर्चा पैरेलली अरविंद केजरीवाल का क्या होगा इसकी भी की जा रही है। रोज एक नया केस खुलता है, रोज एक नई जांच की मांग, और जितने भी नेता हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो बड़े जोर शोर से कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया है तो जेल में जाना पड़ेगा। सबसे बड़े प्लेयर इंडिया गठबंधन के अरविंद केजरीवाल, जो मजबूत दिखते थे कम से कम दिल्ली में, उसे आउट कर दिया बीजेपी ने। अब क्या करने की सोच रही है बीजेपी? कोशिश प्राची बिल्कुल है बीजेपी की ये नज़र आ रही है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ इस एक चुनाव में बीजेपी जीत के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई, या उस फैक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाए और उस कंप्लेसेंसी में अरविंद केजरीवाल को बाउंस बैक करने का किसी रूप में आगे मौका मिले। क्योंकि जीत के बाद भी पार्टी के नेताओं से आप बात करें तो एकदम से समझ में आ रहा है कि एक कहा जाता है ना कि नेस्तनाबूद किए रखना, अरविंद केजरीवाल वाली जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स से बीजेपी को एतराज़ है। क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक दल भले ही पक्ष के हों विपक्ष के हों, एक राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखते हैं।
अरविंद केजरीवाल के बारे में बीजेपी नेताओं की एकदम से धारणा है कि वो किसी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री, ऐसा कहते हैं बीजेपी के नेता। तो उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि किस तरह से ये कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल वाली जो पॉलिटिक्स है इसको हर लेवल पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगला टारगेट अब पंजाब भी रहेगा, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। और उस लिहाज से मुख्यमंत्री का चयन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर तुलना शुरू हो जाएगी। जो भी मुख्यमंत्री आएंगे तो जिन नामों को लेकर आप बातचीत कर रही हैं, हालांकि वो इतने बड़े नहीं हैं नाम, अगर आप देखें तो 3-4 नाम में से ही एक आना है, वो इतना बड़ा समूह नहीं रहे, जैसे कोई सांसद नहीं बनने जा रहा है। 3-4 नाम कौन से? 3-4 नाम की जैसे बात करें तो प्रवेश वर्मा एक, आशीष सूद की बात करें 2, फिर बनिया कम्युनिटी से या तो रेखा गुप्ता या विजेंद्र गुप्ता, इन दोनों नाम पे विचार हो रहा है। तो इन्हीं 3-4 में से होना है, ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी को आप करके बना देंगे। और पार्टी के टॉप लीडर्स ने बाकायदा ये बताया भी कि सांसद को चुनाव लड़ाने का, सांसद को मुख्यमंत्री बनाने का खतरा तो हम लोग उठा ही नहीं सकते, चुनाव लड़ाना होगा। आप अरविंद केजरीवाल को तो छोड़िए, पार्टी के बाकी नेता भी भिड़ जाएंगे उसको हरवाने में, हर पार्टी में ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में ये रिस्क पार्टी क्यों लेने जाएगी जब आपके पास ऑप्शन है। अब ऑप्शन प्रवेश वर्मा के लिहाज से अगर बात करें तो जैसे कि बात हुई हरियाणा, आप राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये सारे फायदे हैं। प्लस प्रवेश वर्मा के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से काउंटर किया उसका फायदा बाकी दूसरी सीटों पे भी मिला, कि जब चुनाव के पहले ही ये नैरेटिव फैलना शुरू हो गया, एक तो कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता उससे डिमोरलाइज हुए। दूसरा, केजरीवाल अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही फंसे रह गए। तो ये दोनों वेटेज के तौर पे बताया गया कि प्रवेश वर्मा के साथ वेटेज है, बहुत संसाधन संपन्न है। निगेटिव एक बड़ी चीज़ और यह है कि पार्टी के टॉप लीडरशिप में एक बड़े नेता उनकी कार्यशैली को पसंद करते हैं बड़े नेता। निगेटिव में यह है कि जो कार्यशैली है वही निगेटिव भी हो जाती है, कि इतना हाई हैंडेडनेस है कि वहां पर कई बार बीजेपी का संगठन इस तरह की चीज को बहुत आसानी से नहीं लेता। तो वो एक समस्या जरूर रहेगी। अब सवाल यह है कि प्लस और माइनस दोनों सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लस पे जाते हैं या माइनस पे जाते हैं। अब ये तो देखिए नहीं तय करना है, बार बार हम आपको ये डिस्क्लेमर लगाकर बता रहे हैं कि हम तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, तय तो बीजेपी को ही करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है रजत जी, क्या बीजेपी हड़बड़ी करेगी सरकार गठन के बाद ही कि जल्द से जल्द, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन को फिर से जेल भेजने की बात की जा रही है, या बाकी जितनी भी केसेस हैं उन्हें जल्द से जल्द खोलकर मुसीबतें बढ़ाई जाए अरविंद केजरीवाल की, या थोड़ा ठहराव पहले लेगी बीजेपी? ये दोनों पैरेलल एक्सरसाइज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के भविष्य को लेकर मुझे ज्यादा क्लैरिटी दिखती है कि उनका जीना आसान नहीं होने वाला है, और गलतियां भी करते हैं। अब उसी दिन देखिए ट्विटर हैंडल को लेके ही भाग गए 1 मिलियन के, क्यों, क्या आवश्यकता थी? अब आप जो है आप समझ रहे हैं कि आप स्लिपरी स्लोप पे हैं कानूनन तौर पे अगर देखा जाए। ऐसी परिस्थिति में आप क्यों ऐसी गलतियों पे गलतियां करेंगे? अब आपको डिजिटल चोर का तमगा लगा दिया है प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के। आवश्यकता क्या थी? आपके पास आपके ट्विटर पे पहले से 20-22 मिलियन 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपको करीब 10 लाख के फॉलोअर के हैंडल को, सरकारी हैंडल को हथियाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है, और उनके जो सलाहकार हैं वो सब ये सब जो किरकिरी उनकी करा रहे हैं, इन सब से कलेक्टिवली मुझे लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे। उनका जो शीश महल है वो तो म्यूजियम बनने वाला है। जनता दिल्ली को भर बसों में भर के ले जाते रहेगी बीजेपी, और दिखाती रहेगी कि ये था उनका शीश महल। तो वहां से भी मॉरली तो ये बैंकरप्ट करती रहेगी बीजेपी, साथ में उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी वो बच नहीं पाएंगे। और देखिए धीरे धीरे जिस तरह से ग्रेविटी कमजोर हो रही है पंजाब में भी चीजें जो भार है वहां पर एक्सपेक्टेशंस का, वो ही उनको क्रश कर देगा पंजाब में। और वो वहां से कैसे निकाल पाएंगे, कैसे आउटविट कर पाएंगे, ये सब बड़े प्रश्न हैं। और केजरीवाल ये सोचें अब उनकी पार्टी के अंदर क्या कलह है। अब आप देखिए, मतलब चर्चाएं ट्विटर वगैरह पे तो बहुत हो रही है, मैंने मीडिया पे इतना चर्चा नहीं देखा कि आतिशी जी बैठ के पूरा रोड शो कर रही हैं, वो जश्न मना रही हैं, और केजरीवाल रो रहे हैं। ये सब आंतरिक, किसी पार्टी को आपने देखा है हारने के बाद उसका एक नेता यूनिलैटरली जाके रोड शो करे? मैंने तो नहीं देखा। तो अगर वो कर रही हैं तो मतलब पार्टी के अंदर भी सफिशिएंट कलह होने वाली है, तो वो चारों तरफ से घिरे ही रहेंगे आगे कुछ साल कम से कम। नहीं, हर एक नया दिन चुनावों में समीर जी अरविंद केजरीवाल एक नया नैरेटिव गढ़ते थे, कभी चिट्ठी लिखते थे, कभी कोई नया आरोप लगाते थे, कभी किसी नई योजना का ऐलान करते थे। अब चुनाव परिणामों के बाद हर नए दिन में कोई नई फाइल की चर्चा हो जाती है, किसी नए आरोप की चर्चा हो जाती है। आज देखिए सीवीसी जांच की मांग हो रही है उनके शीश महल को लेकर। तो ये तो बता रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल का आगे दिल्ली में क्या होगा।
बिल्कुल निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति को करने के लेके दिल्ली में आए थे कि भाई कट्टर ईमानदार है, और जनता ने जिस तरीके से उनकी ईमानदारी पर भरोसा करके उन्हें मैंडेट दिया था कि भाई इतना भयंकर मैंडेट दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2015 का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिल्ली में 3 सीटों पर सिमट के रह गई। ये कल्पना से परे था कि जहां संघ का संगठन हो, प्रधानमंत्री मोदी कितनी लोकप्रिय हो, उस दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन होगा। तो केजरीवाल जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला लगातार करते रहे, और जिस तरीके से राजनीति की 10 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत एक पीड़ादायक समय रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, उसे आप हटा नहीं पा रहे हो, फिर वो एमसीडी में भी जीत गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये एक बहुत बड़ी बाकी जगह वो कांग्रेस को या किसी दल को हराते इतनी खुशी नहीं होगी, दिल्ली में केजरीवाल को हरा के मुझे लगता है कि परम सुख की अनुभूति जिसे होता है वो भारतीय जनता पार्टी को आत्मिक सुख मिला होगा अरविंद केजरीवाल को सत्ता से। और अरविंद केजरीवाल खुद भी हारे, ये और भी उसके अंदर एड ऑन कर गया है। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या अभी जो अप्रैल में मेयर का चुनाव होने वाला है उसमें आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी स्थिति में दिल्ली में अपना मेयर बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 10 अभी अगर आप देखेंगे तो 10 पार्षद विधायक बन गए और एक पहले कमलजीत सहरावत बन गई है, तो 11 सीटों पर जो नगर निगम के फिर से उपचुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये मोमेंटम को वहां कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। निश्चित रूप से जेल जाएंगे ऐसा दिख रहा है। देखिए अरविंद केजरीवाल को अब डर नहीं, वो जेल होके आ गए तो उन्हें जेल में रहने की आदत है, वो उससे डरेंगे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करेगी, देखिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मामले में आरोपी नहीं थे, उन्होंने अपने शासन के दौरान कहां का करप्शन किया है, शीश महल में किस तरीके से उन्होंने करप्शन किया है, जल बोर्ड का घोटाला उन्होंने किस तरीके से किया है, मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से घोटाला हुआ है, बाकी स्कूल में और बाकी चीजों में कैसा घोटाला हुआ है, मुझे लग रहा है सारी जांच होगी और सरकार सुनिश्चित करेगी बीजेपी कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के चक्कर खाते रहे, वकीलों के चक्कर खाते रहे, वो संगठन पर ध्यान नहीं दे। और मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किसी और मामले में निश्चित होंगे, क्योंकि अब जनता में उनकी छवि खत्म हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी को डर था कि जनता में मैसेज जाएगा, अब जनता ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज हो पाएगी? क्या बीजेपी अपने खुद के वोटों में कुछ इजाफा कर पाएगी? नीतीश कुमार के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो कितना फिट बैठ पाएगा? साथ में एलजेपी है, चिराग पासवान है, ये एक साथ मिलकर कितना वोट अपने में जोड़ पाएंगे? और साथ ही साथ क्या आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर बीजेपी को रोक पाएंगे, एनडीए को रोक पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि एक और प्लेयर की एंट्री बिहार में हो चुकी है, प्रशांत किशोर। बेशक अभी बहुत ज्यादा वोट नहीं जोड़ पा रहे हों, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर एक नैरेटिव जोड़ने की कोशिश तो जरूर करते हैं। वही प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी 150 से ज्यादा सीट अकेले नहीं लड़ सकती, अपने दम पर बीजेपी 150 से ज्यादा सीट नहीं लड़ सकती है। इन सबके बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, उनकी मुलाकात होगी शीर्ष नेतृत्व से। क्या बिहार को लेकर कुछ चर्चा होगी? ये तमाम विषय हैं। अब बिहार की इस चुनौती को बीजेपी कैसे भेदने की कोशिश कर रही है, अब बीजेपी के क्या प्लान बिहार को लेकर हैं, ये तो देवेंद्र आप हमें अच्छे से बता सकते हैं कि बिहार को कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी मान रही है और क्या करने जा रही है। हर इलेक्शन टफ होता है, तो उस लिहाज से स्वाभाविक तौर पर बिहार को भी बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ ही ले रही है। और पहली रणनीति ये है कि नीतीश कुमार की जो छवि है या उनकी जो पोजिशनिंग है, इन दोनों पर किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाया जाए। मतलब उसमें टॉप लीडरशिप के अंदर एकदम से ये समझ है कि नीतीश कुमार को डैमेज करके आपको इस चुनाव में नहीं जाना है, बल्कि नीतीश कुमार को मजबूती के साथ आगे करते, नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही जाना है चुनाव में, उसमें भी कोई दो राय नहीं। और प्रदेश के नेता कभी कभी कोई बयानबाजियां कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वहाँ पे फिर ये नैरेटिव फैलने लगता है कि बीजेपी क्या करेगी, महाराष्ट्र जैसा करेगी। बीजेपी के टॉप लीडरशिप का ये मानना रहता है कि इस तरह की चीज़ों करने से पार्टी के जो अपने प्रोस्पेक्ट है ना उसको नुकसान पहुँचता है। तो और नीतीश कुमार के चेहरे को कमज़ोर करने का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव को और ताकत देना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पूरी कोशिश रहती है कि बीजेपी को फॉरवर्ड पार्टी के तौर पे पेश किया जाए और फिर वहाँ पे जो इलेक्शन है उसको फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड किया जाए। नीतीश कुमार के साथ रहने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि बीजेपी उस प्रकार के लालू के अटैक से बखूबी बच जाती है। पिछले चुनाव में जैसा हुआ कि जैसे चिराग पासवान नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोल रहे हैं, इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार चिराग पासवान के ऊपर भी सख्ती लगाई जाएगी। जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ये भी लगभग तय है, 1 सीट का 2 सीट का फर्क हो सकता है, अन्यथा सीटें बराबर पे रहेंगी। और कई सीटों पे बीजेपी अपने कैंडिडेट्स पहले से चुन रही है, अभी से तैयारी शुरू, अभी से ऑलरेडी कह दिया गया है कि चुनाव के काफ़ी पहले से ही हम अपने कैंडिडेट्स फाइनल करके उनको इंडिकेट कर देना है कि आप ग्राउंड पे काम करें, ताकि मजबूती से करें। और दूसरी बात कि जहां एलाइज लड़ेंगे वहां के बारे में भी आपका संगठन मजबूत रहना चाहिए।
प्रशांत किशोर की बात में कितनी सच्चाई है? 150 सीट से ज्यादा बीजेपी अकेले दम पर नहीं। ये सही बात है, 100% सच्चाई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बीजेपी के पास उतने कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी कभी उतना चुनाव लड़ी नहीं उस रूप में। तो वहां पर फिर आप कई सारी सीटें ऐसी हो जाती है ना कि कास्ट कंपोजिशन ऐसा है कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी में कोई वो नेता नहीं। तो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार आरजेडी के लिए जरूरी था कि जेडीयू का साथ रहे। और बिहार की संरचना इस प्रकार से है प्राची कि 3 ये प्रमुख दल हैं, 3 में से 2 जिधर रहेंगे उसकी जीत होनी है। तो वहाँ पर बहुत अहम हो जाता है कि आप दूसरे को कितना साथ पा रहे हो। जैसे लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो और माले वगैरह भी साथ उनके रहेंगे। लालू प्रसाद यादव में अगर देखें तो यादव और मुस्लिम वोट के अलावा बहुत छोटा हिस्सा जोड़ पाते हैं। जैसे माले का एक छोटे से पॉकेट में कुछ जिलों में असर है तो वहाँ पर आप जोड़ पाते हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू अक्रॉस द स्टेट एक बड़ी ताकत हो जाती है दोनों के साथ आने से। बीजेपी फॉरवर्ड तो हार्डकोर बीजेपी को वहाँ पे पसंद करते हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने से अति पिछड़ा बड़ी कम्युनिटी, कोयरी कुर्मी एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चंक है। लालू प्रसाद यादव भी इस पर बहुत नजर लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कितने ज़्यादा टिकट उन्होंने दिए उस कम्युनिटी से। तो उनकी कोशिश है कि यादव मुस्लिम के अलावा एक तीसरा कास्ट हम जोड़ सकें, और उस कास्ट पर उनकी नज़र है कोयरी पे। उसको निगेट करने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है। तेजस्वी यादव की भी पूरी कोशिश समीर जी होगी कि कम से कम 2025 में तो अपने खाते में कुछ ना कुछ वो जोड़ सकें, कम से कम अपनी पार्टी को खड़ा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे परिणाम लेकर आए जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए, उनकी पार्टी मजबूत हो जाए, उनका पूरा गठबंधन मजबूत हो जाए। तो वो इस दिशा में काम करते हुए दिख रहे हैं। देखिए 2020 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते रह गए, सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बाद में नीतीश कुमार उनके साथ सरकार में आए। उस समय भी नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी बिहार के भविष्य है। तब भी उनको लग रहा था कि ऐसा समय आएगा कि गठबंधन में नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। वो भी नहीं हुआ, नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए। तो तेजस्वी यादव की तो कोशिश है, और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है, और जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वहाँ का, जिस तरीके से वोटों का उनके बीच बंटवारा एक साथ चले जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ एमवाई का समीकरण एक बड़ा बस जुड़ा हुआ है, और उसमें भी कई बार ओवैसी जैसे लोग सेंध लगा देते हैं उसके अंदर। अब तो प्रशांत किशोर एक बड़े खिलाड़ी के रूप में माना जा रहा है कि अभी तो उपचुनाव में उन्होंने कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें वोट मिले उपचुनाव के अंदर, और प्रशांत किशोर जो इतने पार्टियों को चुनाव लड़वा चुके हैं, बिहार से आते, बिहार की राजनीति को समझते हैं, नीतीश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति को समझते हैं, वो लालू प्रसाद की राजनीति को समझते हैं। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान रह रहे हैं, बाकी दूसरे वोट बैंक पे ध्यान रह रहे हैं, और उनका बड़ा आक्रमण तेजस्वी यादव की राजनीति पर है, आरजेडी के ऊपर है, तो बहुत आसान नहीं होने वाला है। इसलिए लालू प्रसाद यादव बीच बीच में नीतीश कुमार को कहते रहते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी तरह से चुनाव के पहले उनके साथ आ जाए, जिससे उनकी सरकार में वापस सुनिश्चित हो सके। लेकिन फिलहाल ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी, मतलब विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी, उन्होंने भी आधिकारिक रूप से कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल इसमें कोई टूट होने वाली है, लेकिन तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कांग्रेस के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को बहुत स्पेस नहीं देंगे, लेकिन पिछली बार कांग्रेस के 19 विधायक और 9% का वोट बैंक है, आप कांग्रेस को पूरा खारिज नहीं कर सकते। माले के साथ आपका गठबंधन कैसा रहेगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोकसभा का जो परिणाम आया, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 12 सीटें जीती है, भारतीय जनता पार्टी की भी 12 सीटें आई है, तो मुझे लग रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा कॉस्ट इक्वेशन जो है उसका एक पल्ला भारी हो जाता है। तेजस्वी के पास बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, और कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा गठबंधन में आकर तेजस्वी को कोई मदद करने की स्थिति नहीं है। वो तो खुद ही बोझ है। अगर पिछली बार वो बेहतर प्रदर्शन करती तो तेजस्वी यादव शायद मुख्यमंत्री बन भी जाते। तो ये सब बातें हैं। तेजस्वी को मुझे लगता है अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगी। वो इस बात को जानते कि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जाती। दिल्ली का परिणाम देख के तो ये मान गए होंगे, लेकिन यह भी तय है कि तेजस्वी बिना कांग्रेस से चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि 8 से 9% का वोट बैंक है, तो रिस्क नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, तेजस्वी कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, बेशक प्रधानमंत्री ने इस तरफ इशारा किया था कि देखिए आरजेडी की जमीन को चुरा रही है, आरजेडी के मुद्दे को कांग्रेस चुरा रही है। प्रतिक्रिया भी तेजस्वी की सामने आई थी। दिल्ली के चुनाव से डिफरेंट चुनाव है बिहार का। ये तो खुद तेजस्वी यादव ने कहा जब दिल्ली के परिणाम आए कि दिल्ली जैसा चुनाव बिहार में नहीं होगा, हम तो जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में क्लास वाइज वोटर्स वोट करते हैं, क्षेत्र वाइज वोट करते हैं। यहाँ कास्ट इक्वेशन साधना बड़ा जरूरी है। तो दिल्ली के चुनाव में जो एक्सपेरिमेंट रजत जी भारतीय जनता पार्टी ने किए, वो एक्सपेरिमेंट तो काम कर गए। बिहार में कोशिश की जाएगी कि कास्ट को कम से कम साधा जाए, इक्वेशन को इसको साधा जाए।
देखिए, एक तो कट कॉपी पेस्ट का तो मॉडल कहीं चलता नहीं है, भारत की राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि पिछले अगर आप 2 दशक से देखें, काफी फ्रिक्शन वाला वोट शेयर रहा है, हिलता नहीं है आसानी से बिहार में। और ये इतना जड़ीला वोट बैंक होने की वजह से ही आज तेजस्वी को अगर समस्या आ रही है कि वो उस क्रिटिकल मास तक पहुंचे जहां से उसकी पार्टी को एक दिखता हुआ क्लियर समझ में आए कि यहां से वो सरकार बना सकते हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और मुझे इसीलिए लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट का स्कोप ही नहीं है बिहार में। चाहे वो प्रशांत किशोर एक्सपेरिमेंट चलाने की कोशिश करें, अब देखिए वो तमिलनाडु चले गए विजय की पार्टी को से मिलने और उनको लॉन्च करने के लिए, उनको भी ये चीज एहसास होती है कि एक लिमिटेशन है। आप नॉन कास्ट वोट बेस तैयार करने की कोशिश करेंगे तो वो हाँ थोड़ा बहुत वो बीपीएससी के जो थोड़ा सा एक युवा वर्ग है छोटा मोटा, वो उसको आप जरूर एट स्केल साध सकते हैं, बट उसके बाद पूरा प्रदेश भर का जब चुनाव होगा तो ये 2 घटों में ही आके रुक जाएगा, तीसरे की कोई जगह नहीं रहेगी। और वो सब प्योर अरिथमेटिक में, केमिस्ट्री भी नहीं, सिर्फ किसके कितने वोट शेयर ऐड करते हैं एक तरफ, वो पलड़ा ज्यादा भारी होता है कि दूसरे वाले का ज्यादा भारी होता है। उसके अलावा वोट कहीं से हिलता वो मुझे नहीं नजर आ रहा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की हड़बड़ी में है। बीजेपी को यह लगता है कि हम जैसे चल रहे हैं, हमारा केंद्र में भी हमें नीतीश जी की पार्टी का समर्थन चाहिए, हम क्यों वहां पर ऐसा डिस्टर्ब करें। ऐसा कोई राइजिंग स्टार तो है नहीं बिहार की बीजेपी की यूनिट में अगर देखें तो, कि आके चैलेंज कर रहा हो वो नीतीश जी को अपनी एबिलिटी के लेवल पे। तो हर संभव तरीके से मुझे ऐसा लगता है बीजेपी हड़बड़ाहट नहीं दिखाएगी, और जैसे चल रहा है बिहार वैसे ही चलेगा अगले 5 साल भी। अच्छा, बिहार में तो नीतीश कुमार हैं बीजेपी के साथ, और जैसा देवेंद्र कह रहे हैं कि उनकी इमेज के साथ ही, और उनकी इमेज को और मजबूत ही करेगी बीजेपी, बिहार के चुनावों में जाएगी। लेकिन अगर बंगाल की बात करें, वहां भी बिहार के तुरंत बाद चुनाव होने, वहां ऐसा कोई साथी बीजेपी के साथ नजर नहीं आता। और बिहार भी एक बड़ी चुनौती है। अभी से टीएमसी दम भर रही है, अभी से टीएमसी ने कह दिया हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारे साथ नहीं रहेगी अमिताभ जी। तो टीएमसी वहां मजबूत है, और उस गढ़ को कैसे हिला पाएगी बीजेपी? देखिए, जैसे हर एक स्टेट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी, अगर आप देखेंगे तो जहां भी बीजेपी विपक्ष में रहती है, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली 2015 छोड़ करके कभी भी उसने कोई सीएम फेस डिक्लेयर किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी सुपर सीएम फेस होते हैं लार्जली जहां पर बीजेपी विपक्ष में होती है। दिल्ली में भी वो था। और जब पार्टी चुन के आती है तो एक लीडर को सीएम बनाया जाता है। अब वहां पर जैसा आप कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी का ब्रांड आज भी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वहां पे देखिए जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 27% है 2011 सेंसस के हिसाब से, अभी बढ़ा ही होगा, वो 30 से 35% का आंकड़ा आप समझ लीजिए हो सकता है। प्लस महिलाओं में उनकी बहुत ज़बरदस्त पैठ है, क्योंकि महिला सेंट्रिक स्कीम्स लाने की वजह से उनका अच्छा सपोर्ट बेस है। उनकी एक सादगी वाली इमेज है वो भी उनके लिए बहुत काम करती है। और बंगाल में ऐसी जातिगत राजनीति उतनी हमको देखने को नहीं मिली पिछले चुनाव में। फिर भी बीजेपी ने बहुत कोशिश करी, आपको मटुआ वर्सेस नॉन मटुआ, ओबीसी समाज को साधने की कोशिश, लेकिन वहां पर लार्जली आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट वहां भी है दिल्ली जैसा। लोअर क्लास, सोशो इकोनॉमिक क्लास, पुअर क्लास वर्सेस रिच। जो पहले लोअर पुअर सोशो इकोनॉमिक क्लास सीपीएम का वोट बैंक हुआ करता था, लार्जली वो आज टीएमसी के साथ है। तो वहां पर मुझे लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो अन्य राज्यों में रही है, वहां सीट बाय सीट स्ट्रैटेजी रहेगी। काफी लोकलाइज्ड चुनाव वहां लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर 3 बार से ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही है, इसका मतलब है, अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, लगभग 100 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जो टीएमसी पिछले 3 बार से जीत रही है। इसका मतलब है कि वहां पर लोकल एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एस्टैब्लिश होनी शुरू हो चुकी होगी। अब उसको कैसे बीजेपी एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि आपके पास कोई लीडर है नहीं। शुभेंदु अधिकारी जरूर लीडर हैं जो टीएमसी से आए हैं, लेकिन आज भी टीएमसी से आए हैं ऐसी उनकी छवि है, और ऐसा कोई ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं, या ममता बनर्जी को पैन स्टेट वाइड अपील उनकी नहीं है जैसे ममता बनर्जी के साथ है। तो मुझे लगता है काफी लोकलाइज्ड सीट बाय सीट स्ट्रैटेजी रहेगी, जहां लोकल एंटी इनकम्बेंसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी। 2 मजबूत चेहरे इंडिया गठबंधन के देवेंद्र, एक ममता बनर्जी और एक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को तो आपने हरा दिया, और पिछला 2021 का चुनाव बीजेपी ने मजबूती से लड़ा, लेकिन उतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई। 77 पर उनका जो आंकड़ा था वो आकर रुक गया। इस बार बीजेपी समझ रही है, बीजेपी
बीजेपी का अपना आंकलन है कि टीएमसी को हराकर बंगाल में कुछ जादू कर सकते हैं, मैजिक कर सकते हैं, जैसा दिल्ली में किया? कम से कम कोशिश तो ज़रूर है, वो ख्वाहिश भी एकदम सी है बीजेपी नेताओं की कि बंगाल में कब ऐसा हो पाए। लेकिन एक तो वहाँ का जो संरचना, वोटों की संरचना वाली स्थिति है, लगभग 30% अगर माइनॉरिटी वोट जहाँ पे है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा पॉकेट तो ऐसा है जहाँ पर बीजेपी कुछ कर ही नहीं सकती। दूसरी चीज़, जो बीजेपी गड़बड़ी हुई थी पिछले इलेक्शन में, इस बार उसका कोर्स करेक्शन किया जा रहा है। मतलब पहले से रणनीति है कि उसको उसी रूप में रखना है कि बंगाल का चुनाव लोकल इशूज़ के आधार पर लड़े, ना कि बंगाल वर्सेस बाहरी का कर दें। मतलब बड़े नेता, दिल्ली से बड़े नेता जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर वो जो नैरेटिव ममता बनर्जी खेल जाती हैं कि देखो बाहर से आ रहे हैं और वहाँ से गुजरात से आ रहे हैं, ये बंगाल को लूटने के लिए आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो नैरेटिव फैलाती है ना, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है। तो शुभेंदु अधिकारी और एक प्रदेश अध्यक्ष, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अब केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं, सुकांता मजूमदार, उनको हटा के उनकी जगह पर एक दूसरे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आया जाना है, जो जिसके अंदर फायर हो। शुभेंदु अधिकारी ये चाहते हैं कि एक महिला को लेकर आया जाए वहाँ पर और उस महिला को इनके हाथ में कमान दी जाए। हालांकि क्योंकि वो बीजेपी मूल रूप से उस रूप में नहीं है, तो बीजेपी के नेता भी उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। लेकिन कोशिश पूरी ये रहेगी कि लोकल नैरेटिव पे इलेक्शन को लेकर जाया जाए, लेकिन वो टफ मामला है, बीजेपी के नेता भी इस बात को समझते हैं। यूपी के जरिए साउथ का रास्ता कैसे बनाया जाए, कैसे तय किया जाए, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। काशी तमिल समागम को इसी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि तमिल से मेहमान आते हैं, काशी में रहते हैं, और इस बार का ये जो समागम है ये खास इस वजह से है क्योंकि ऐसे वक्त पर हो रहा है जब प्रयाग में सनातनियों का महामेला लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है, जहां रोज नए रिकॉर्ड महाकुंभ में टूट रहे हैं। ऐसे वक्त में ये समागम होने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत होगी, 24 फरवरी तक ये चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद काशी में आज इसकी उद्घाटन के दौरान या इसकी शुरुआत के दौरान मौजूद रहेंगे। और अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि जो तमिल से मेहमान आएंगे वो ना सिर्फ काशी बल्कि प्रयागराज भी जाएंगे, महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने जाएंगे और उसके बाद अयोध्या भी जाएंगे, क्योंकि रामलला मंदिर के उद्घाटन के बाद या रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला समागम हो रहा है काशी में। तो ऐसे में पूरा जो तीर्थ है, जहां इस वक्त सनातनियों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहां तमिल से आए हुए मेहमान भी जाएंगे। तो क्या इसके जरिए बीजेपी, जो सबसे टफ क्षेत्र बीजेपी के लिए है, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी खाता नहीं खोल पाती है, क्या ऐसे राज्य में बीजेपी कुछ वोट अपने खाते में जोड़ पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि आज इसकी शुरुआत है, आज से शुरुआत होकर 24 फरवरी तक ये चलेगा। ये चर्चा तो देवेंद्र पहले भी की गई कि जो समागम है इससे तमिलनाडु को साधने की कोशिश या जो दक्षिण के राज्य है उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कार्यक्रमों से क्या वाकई में कोई हल बीजेपी निकाल पाएगी या उस किले को भेद पाएगी जो अभी अभेद्य है? देखिए, राजनीतिक मकसद तो नहीं होता। अब ये अलग बात है कि उसका फायदा आपको मिल जाए, लेकिन मुख्य मकसद तो जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप देखें तो कई सारे कार्यक्रम होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि मेघालय दिवस मनाया जा रहा है, नागालैंड दिवस मनाया जा रहा है, उत्तराखंड दिवस मनाया जा रहा है। वैसे ही अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखेंगे कि हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है। तो अलग अलग लेवल पर सांस्कृतिक कैसे मिलन हो, इस तरह के कार्यक्रम की संरचना रखी गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, और ये भी उसी तरह का एक रूप है जो काशी तमिल समागम। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका फ़ायदा फिर इस लिहाज से मिल जाता है कि अगर इतनी ज़्यादा चर्चा हो, फिर वहाँ वो जाते हैं, फिर उनकी अच्छी चीज़ों को देखते हैं। जैसे साउथ इंडिया के बड़ा हिस्सा तो बनारस आता ही रहा है, हमेशा से मंदिर में पूजा करने वाले के लिए बहुत सारे धर्मशाला आपको बनारस में दिखेंगे जो कि साउथ इंडियन के लोगों के लिए है। तो उसमें वो काम ज़रूर वो आसान हो जाता है, ताकि आप जिस प्रकार के पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके जाते हैं, जैसे साउथ में अगर ये नैरेटिव चल रहा है तमिलनाडु में कि सनातन का उन्मूलन कर देना ये बीमारी है, तो उसका जो काउंटर नैरेटिव है उसको ज़्यादा मजबूती मिलती है और इस तरह के कार्यक्रमों से, और वो फ़ायदा ज़रूर इसका मिलता है। हिंदू एकता की जो तस्वीर देखने को मिल रही है देवेंद्र, जो भीड़ हम देख रहे हैं महाकुंभ में, जो रिकॉर्ड महाकुंभ में इस वक्त टूट रहा है, अगर 50 करोड़ की संख्या में भीड़ पहुंच रही है महाकुंभ में, और सिर्फ महाकुंभ नहीं पहुंचती, फिर वो वहां से अयोध्या भी जा रहे हैं, वहां से काशी भी जा रहे हैं, वहां से विंध्याचल भी जा रहे हैं, तो इसका जो धनक है या इसकी जो गूंज है वो हमें साउथ में सुनाई पड़ सकती है। निश्चित तौर पर इस रूप में प्राची कि जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जैसे अयोध्या की अगर बात कर लें या काशी विश्वनाथ का दर्शन करने वो जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक मॉडल भी देखेंगे जिस मॉडल से वो इम्प्रेस होंगे कि हाँ, ये मॉडल अगर है तो ये किस प्रकार का है। जैसे अगर अयोध्या के भव्य मंदिर को देखें तो सनातन में जिसकी भी आस्था है उसको गर्व होगा, फिर वहाँ पर वो पॉलिटिकल नैरेटिव काम कर जाता है कि ये किसने बनवाया, तो फिर उस व्यक्ति के लिए आपका अफेक्शन हो जाता है। तो बनारस में वैसे ही, जैसे इस बार मुझे हैरानी ये हो रही थी कि असम से बहुत बड़ा दल आ रहा है कुंभ में स्नान करने के लिए। ये पहले कभी नहीं होता था, कुंभ स्नान पहले भी होता रहा है, लेकिन असम से इस बार बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आए हुए हैं। तो
एक बार जब पॉलिटिकल नैरेटिव ये चलनी शुरू हो जाती है, फिर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती है, फिर वहाँ पर राजनीतिक दल आ जाते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। साउथ में बीजेपी के लिए रास्ता यही है। हालांकि इस पर बहुत वो एग्रेसिवली नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ की मिट्टी इस प्रकार की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, खासतौर पर तमिलनाडु जैसे स्टेट के लिए। आंध्र प्रदेश में इसका जरूर बड़ा फायदा मिल सकता है। देखिए, लोअर मिडिल क्लास का जो जमावड़ा है वो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, संगम नगरी में देखने को मिल रहा है। और ये भीड़ सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहती, जैसा हम बार बार आपको बताते भी हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अचानक से काशी में भीड़ बढ़ गई है, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भीड़ बढ़ गई है, लोग मिर्जापुर जा रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका है, क्या वो तबका पूरे तौर से बीजेपी अपने खाते में जोड़ रही है? और क्या इसी ने कंफ्यूजन विपक्ष के अंदर भी पैदा कर दी है? क्योंकि मैं अजय राय, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रजत जी, उन्हें सुन रही थी, वो ये कह तो रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व आएगा, लेकिन नाम नहीं ले पा रहे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तारीख नहीं बता पा रहे कि भाई कब आएंगे स्नान करने के लिए। रामलला के दर्शन तो किए नहीं, लेकिन क्या कुंभ में डुबकी लगाकर कुछ कोशिश की जाएगी? बड़ी असमंजस की स्थिति है कांग्रेस की। एक तरफ देख रही है कि आधा भारत जो है वहां पे आया हुआ है, और करें तो क्या करें, अगर कर दिया ये काम तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके कोर बेस के लिए। उनका कोर बेस रहा, अगर आप माइनॉरिटी वोट बेस की बात करें तो उस पर क्या सिग्नल जाएगा, क्या मैसेज जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन सबसे बड़ा, अगर एक बीमारी अगर बोली जाए कांग्रेस पार्टी जिससे ग्रसित रही है पिछले 10-12 साल से, वो है स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन। कोई भी विषय होता है, राजनीतिक हो या देश का हो या कोई सामाजिक विषय हो, हर जगह उनको एक कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है हमेशा उनके लिए। उनको ये समझ में नहीं आता, ना उनकी इतनी सूझबूझ रह गई है सामाजिक की बात करें या राजनीतिक सूझबूझ की बात करें, जिसमें कि क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप अगर एक विचारधारा पे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, आपको माइनॉरिटी वोट बेस ही चाहिए, आपको नहीं चाहिए हिंदू वोट बेस, क्लियर तो रखिए कम से कम। ये मिक्स सिग्नल देना कि नहीं आ भी सकते हैं भाई साहब, नहीं भी आ सकते हैं, ये सब क्या है? और ये सब ना परिलक्षित होता है, जो उनका सेगमेंट है वोट बेस का, वो भी फिर कंफ्यूज हो जाता है। वो आपके साथ टिके कि नहीं टिके, उनको लगता है कि नहीं संविधान कोर हमारी विचारधारा है, बट संविधान पे चलते नहीं है उतना। उनके खुद के पार्टी के लोग संघर्ष करते हैं। अब देखिए, अध्यक्ष जो हैं खुद दलित हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सारा सेंट्रलाइज उन्होंने अपने केंद्र पे गांधी परिवार के आसपास करके रखा है। ये स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन आगे भी जारी रहेगी और बीजेपी को इसी का फायदा मिलता रहता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, कुंभ की बात हो, कई चीजें होती है वो राजनीतिक चश्मों से नहीं देखनी चाहिए। ये सब पहले भी चर्चा हुई है, ये देश को एक सूत्र में बांधने की हमेशा से एक आवश्यकता रही थी। और कुंभ जैसे महापर्व जो होते हैं उसमें पूरा देश एक जन भावना से जुड़ता है, एक भावना के अंदर आके बंधता है। ये कितनी सुंदर बात है। अगर आप देखिए, ये पहले तो आज से कई शताब्दियों पहले तो ये होता रहा है, बट ये अब जाके ऐसे इतने बड़े स्केल पे अगर हो पा रहा है, मुझे लगता है ये इसको विशुद्ध रूप से जो नेशन इन द मेकिंग बोला जाता है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, उसी तरह से देखना चाहिए। प्राची, यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं जो कि कांग्रेस सोर्स से है, और कांग्रेस के वो अच्छे नाम हैं। उनसे जब मैंने पिछले दिनों पूछा कि क्या कांग्रेस से गांधी परिवार के लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे कुंभ स्नान के लिए, दिलचस्प होगा जान के ये कि उसमें ये कहा गया कि प्रियंका गांधी जाना चाहती हैं, राहुल गांधी नहीं जाना चाहते हैं। और उस लिहाज से अभी ये कन्फ्यूज़न बरकरार है। और सोर्स की बात मैं करूं तो वो एक अच्छा नाम है जो किसी को बताया जाए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो नहीं है तो हम लोग सीधे से नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ। लेकिन वो एक बड़ा नाम है और वो उत्तर प्रदेश से ये भी बताया जा सकता है। और उनको भी इस बात को लेके सीधे सीधे उनकी निराशा समझ में आ सकती थी कि उनको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका यूपी में कितना फायदा मिल सकता है, एटलीस्ट ना जाने से कम कितना नुकसान हो सकता है। ये तो है ही, जाने से फायदा हो या ना हो, ना जाने का तो नुकसान है, क्योंकि ये नैरेटिव बीजेपी फिर बार बार चलाएगी कि देखिए आप सनातन में किस प्रकार से अपमान करते हैं कि आप तो कुंभ तक में नहीं गए। तो वहां पर प्रियंका गांधी जाना चाहती हैं, ऐसा हमें ये बताया गया, और राहुल गांधी उस अभी तक नहीं जाना चाहते हैं। इसके चलते ये दौरा नहीं बन पाया। देखना होगा राहुल गांधी कि राहुल गांधी का मूड बन पाता है कि नहीं। उनका भी कंफ्यूजन नहीं बताएगा, उनका ये था कि वो नहीं जाना चाहते, प्रियंका गांधी जाना चाहती हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि राहुल गांधी को छोड़कर प्रियंका गांधी चली जाए, फिर अलग ही नैरेटिव चलने लगेगा। तो इस लिहाज से प्रियंका ने भी शायद अपने कदम रोक रखे होंगे। कांग्रेस के एक अच्छे सोर्स ने इस बात को बताया। लेकिन बड़ी बात है कि डीके शिव कुमार परिवार चले गए, दिग्विजय सिंह चले गए, सचिन पायलट वहां पर होके आ गए, और अखिलेश यादव भारी मन से गए होंगे। अखिलेश यादव की इच्छा नहीं होगी, लेकिन अखिलेश यादव को भी पता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका एक
होगा। और अखिलेश यादव तो वैसे भी खुद यादव है, यादव बड़ा उनके संग वोट बैंक जुड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव मजबूरी में गए। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को जाना चाहिए इसके अंदर। आप राम मंदिर भी नहीं जा रहे हो, आप कुंभ में नहीं जा रहे हो, पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं कि भाई आपका शीर्ष नेतृत्व वहां पर जाए, और केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मत दो आप ये कहने के लिए कि देखिए आप सनातन के विरोधी हो। ठीक है, आपका वोट बैंक कोई होगा, आप उसके लिए कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप हिंदू धर्म से पूरे अछूत बन जाओ। और खड़गे साहब तो कह चुके हैं कि कुंभ में नहाने से क्या गरीबी खत्म हो जाती है क्या? तो वो तो मुझे लगता है खड़गे साहब इस बार जाने नहीं वाले। कम से कम राहुल गांधी को जाना चाहिए। नहीं, इस भीड़ से लेकिन अखिलेश यादव ने तो सीख ली है ना, चाहे वो मिल्कीपुर उपचुनाव के हार का आप कह लीजिए साइड इफेक्ट है, या जो उपचुनाव बीजेपी में उत्तर प्रदेश में हुए उसमें हार का साइड इफेक्ट ले लीजिए, या ये जो तबका आ रहा है जो सनातनियों का जमावड़ा लगा हुआ है उसका साइड इफेक्ट ले लीजिए। जो लाइन अखिलेश यादव ने समीर जी पकड़ी है वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है ना। वो महाकुंभ पर सवाल खड़े नहीं करते, लेकिन वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर जरूर चर्चाओं में लाना चाहते हैं तमाम चीजों को। देखिए, अखिलेश यादव के सामने मिल्कीपुर का चुनाव भी जरूर था, लेकिन अखिलेश यादव के सामने अभी जो 2026 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आने वाला है वो उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण है। और जो पीडीए के अखिलेश यादव बात करते हैं कि पिछड़ा दलित और कॉम्बिनेशन लेकर वो चुनाव लड़ते हैं और पीडीए को हमेशा जिक्र कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इसके अंदर एक बड़ा वर्ग उसके अंदर है। अखिलेश यादव तो खुद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब 2012 में कुंभ का आयोजन हुआ था, तब उन्होंने सब लोगों से आह्वान किया था कि आप कुंभ में आइए, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि उसकी जिम्मेदारी उन्होंने आजम खान को दी हुई थी कुंभ की। तो अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस तरीके से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और उत्तर प्रदेश का तो हर आदमी कुंभ में स्नान करने प्रयागराज गया होगा, और जब उन्हें चुनाव में जाना होगा तो वो इस बात का जब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी तो उन्हें जवाब देना मुश्किल होगा। और यही कारण रहा कि अखिलेश यादव वहां पर गए, डिंपल यादव वहां पर गए, समाजवादी पार्टी के कई नेता गए। हालांकि ये भी कहा गया कि बाद में उन्होंने वहां मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति को रख दिया था अपना एक बना के कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को ये धर्म के हिसाब से भी अच्छी रहा, वो हिंदू धर्म से एक राजनीतिक रूप से दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक संदेश उन्होंने दिया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगता है कि वो भाई यादव और मुसलमानों की पार्टी और हिंदुओं के विरोधी है, 27 के लिए कोई भूल चूक नहीं करना चाह रहे हैं। उनके पिता का जिस तरीके से रहा है कि भाई उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, जिस तरीके से मुलायम के लिए मौलाना मुलायम शब्दों का प्रचार हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि उनकी छवि से बाहर निकालना चाहिए। और अब जिस तरीके की राजनीति हो गई है, आप इस इतने बड़े वर्ग को खारिज करके हिंदुस्तान की राजनीति कर नहीं सकते। सत्ता में आना होगा तो सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा अखिलेश यादव को। तो मुझे लग रहा है इसी कारण अखिलेश यादव वहां गए हैं। ये तो समझ गए अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव अपने साथियों को समझाने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक पड़ रहे हैं। वो ये क्लियर कट नहीं समझा पा रहे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को। अगर देवेंद्र की बात माने तो प्रियंका गांधी तो खैर समझ गई हैं, लेकिन राहुल गांधी को समझाने में अभी थोड़े से वीक पड़ रहे हैं कि आप आइए कुंभ में आके डुबकी लगाइए, जबकि आपके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव गए, बेशक बीजेपी एक अटैक आप पर कर रही है कि आप चोरी से संगम में जाकर डुबकी लगाते हैं, आम जनता को आप जाने के लिए मना करते हैं अमिताभ जी, लेकिन कम से कम गए ना अखिलेश यादव, उन्होंने वो नैरेटिव तो कम से कम ब्रेक किया ना। ये कांग्रेस कब करेगी? मैं एक लाइन जोड़ दूं तिवारी जी बोले उसके पहले कि आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश बुलाने की कोशिश, वो तो कभी नहीं चाहेंगे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आए। उन्होंने तो कह के रखा कि भाई उत्तर प्रदेश आप छोड़ो, बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, उत्तर प्रदेश तो मेरा है। तो वो कभी राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश बुलाएंगे नहीं। ठीक है तिवारी। देखिए क्या है कि ये तो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है ना। अगर आप नहीं जाते हैं तो उससे नुकसान है, अगर आप जा रहे हैं हो सकता है उससे फायदा ना हो, लेकिन एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। तो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है अखिलेश यादव के लिए भी। चले गए तो क्या नुकसान? नुकसान तो कुछ नहीं, क्योंकि जो कोर वोट बैंक है आपका अखिलेश यादव का, MY वोट बैंक, उसके पास ऑप्शन क्या है उत्तर प्रदेश में कहीं और जाने की। तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की, या कौन ये स्ट्रैटेजी बना रहा है? वो कह रहा है कि भाई 20% के माइनॉरिटी वोट पे और अपीजमेंट पॉलिटिक्स आप अगर नहीं करते हैं तो आप चुनाव हार जाएंगे। भाई आप जब तक 80% आबादी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? और इतना ये अगर 144 साल बाद हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट है, 50 करोड़ हिंदू इसमें जा चुके हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसमें भी आप अभी तक नहीं गए, तो एक रॉन्ग मैसेज देता है ना। जो बीजेपी एक पेंट करती है या पेंट करने का नैरेटिव है उसका कि भाई कांग्रेस पार्टी तो एंटी हिंदुत्व पार्टी है, माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है, तो इसके अगर नहीं जाने से तो उस नैरेटिव को बल ही मिलता है। और आज परिवार में ही शायद दो विरोधाभास है कि भाई एक व्यक्ति जाना चाह रहा और दूसरा नहीं, तो वो भी चला जाए, वो भी नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो ये कंफ्यूज स्ट्रैटेजी, जैसे रजत ने बोला स्ट्रैटेजी, जैसे दिल्ली की बात कर ले, अब चुनाव लड़े या ना लड़े, ये वोटिंग होते दिन तक कांग्रेस को ये क्लैरिटी नहीं थी कि हम चुनाव लड़े या ना लड़े। करेक्ट। और नहीं लड़ी, अगर नहीं लड़ी तो आम आदमी पार्टी की 22 सीटें आ गई, ठीक है। और वो एक स्ट्रैटेजी है कि भाई चलो इससे पंजाब में फायदा होगा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी।
तो लड़ लेते तो कितनी आती, और भी कम होती अगर आम आदमी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत से लड़ती तो शायद आम आदमी पार्टी की सीटें और कम होती, वो आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो मीट करता। तो अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई पीडीए में अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के पास तो ऑप्शन नहीं है, जो पिछड़ा दलित समाज है, क्योंकि जब तक आप अपने वोट बैंक को एक्सपैंड नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम यादव समाज के वोट बैंक से तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि वो दिन चले गए यूपी में कि आप 30% से कम के वोट शेयर पर भी 29-30% पर भी आपकी सरकार बन जाती थी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में। अब तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है, तो इसलिए वो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस पे फैसला ले नहीं पा रही है, मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि वो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, फायदे के लिए ना जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हेमंता ने गोगोई और ब्रिटिश मूल की उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने गौरव गोगोई की नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की मुलाकात और इस मुलाकात के बाद लोकसभा में पूछे गए सवालों पर संदेह जताया था। अब पूरी पार्टी ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। बीजेपी ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस का संबंध पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISIS से है, साथ ही चीन से उसका घोषित समझौता है। इस विवाद को समझने के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि गौरव गोगोई ने 2013 में एलिजाबेथ कोलबर्न से शादी की। कांग्रेस ने उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और वो सांसद बने। इसके अगले साल उन्होंने अपने स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ के 40 से 50 लोगों के साथ नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में अब्दुल बासित से मुलाकात की, लेकिन गोगोई उस समय संसद की विदेशी मामलों की समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने ना तो इस यात्रा की जानकारी किसी को दी और ना ही किसी से इसकी इजाजत ली। वो ऐसा समय था जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग पर भारत ने अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था। ऐसे में बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है। गौरव गोगोई सवालों के घेरे में है। बीजेपी अब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रही है, लेकिन सवाल है कि गौरव गोगोई ने जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है, क्या वो काफी है? इस पूरे विवाद पर रजत जी का क्या कहना है, वो आपको भी सुनना चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को भी। किसी नेता की वाइफ फॉरेनर हो, ये तो कोई गुनाह नहीं है। अगर गौरव गोगोई की वाइफ शादी से पहले तौकीर शेख के साथ काम करती थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है, क्या वाकई में शादी के 8 साल बाद भी गौरव गोगोई की वाइफ ब्रिटिश सिटीजन बनी हुई है? क्या उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है? गौरव गोगोई ने पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? यह तर्क काफी नहीं है कि सरकार ने पिछले 10 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया। ना ही इस बात में कोई दम है कि असम में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए गौरव गोगोई पर हमला किया जा रहा है। जब इलेक्शन होते हैं तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिनका दामन पाक साफ होता है वो तुरंत आकर जवाब देते हैं, और गौरव गोगोई को यही करना चाहिए। अभी देखिए, गौरव गोगोई सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर दिया है और कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि मेरी फैमिली को डिफेम करने की कोशिश की गई है। एक्सट्रीम लेवल पर बीजेपी पहुंच गई है और मेरी फैमिली को इस राजनीति में घसीटा जा रहा है। लेकिन क्या ये पोस्ट देवेंद्र सिर्फ काफी है कर देना? इसमें 2-3 चीजें हैं जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसके पीछे की चीजों को देखें। जो कि सबसे ज्यादा हैरानी भरा आरोप ये है कि 2014 का जिक्र किया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में कि 2014 में जो हुआ था वो क्या हुआ था, इसके बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया है। लेकिन जब हमने पड़ताल की कि आखिर किस बारे में वो कह रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब असम में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में ही थे, तो वहाँ पर उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को ये मैसेज दिया कि अगर गोगोई को नहीं बदला गया तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की हालत ख़राब हो जाएगी। और बाकायदा उसके बाद कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षक भी गए थे असम में, और बताया जा रहा था, कम से कम अभी ये दावा किया जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, और उस समय ये बात कही गई थी कि 45 से 50 विधायक ऐसे थे जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा के सपोर्ट में थे। बावजूद इसके तब तरुण गोगोई को वहाँ पे बदला नहीं गया था। तो उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा कि ये भी उसी वजह से हुआ था कि गौरव गोगोई की जो पत्नी है उनकी जो नेटवर्किंग है, उस नेटवर्किंग ने बचा लिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। उसी मंशा से उन्होंने 2014 का जिक्र किया था। और दूसरी चीज़, अगर गौरव गोगोई की पत्नी की बात करें तो, क्योंकि हालांकि अभी ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में काम करती है, लेकिन इसके पहले जब वो काम कर रही थी इन्वायरमेंट नॉलेज डेवलपमेंट नेटवर्क, तो उसका एक इन्वायरमेंट पॉलिसी एक दूसरी संस्थान है, उन दोनों के साथ गठजोड़ था और उसको जॉर्ज सोरोस की कंपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने पैसे दिए थे। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर काम करते हुए वो बहुत समय तक पाकिस्तान में स्टेशन भी रही थी
और तभी तौकीर शेख जो कि योजना आयोग में पाकिस्तान में सलाहकार है, ISI के व्यक्ति हैं, उनके साथ उनका संपर्क रहा था। तो इन सारे आरोपों को जोड़ते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवा दिया और समझा जा सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉलिटिक्स में वहाँ बीजेपी की पॉलिटिक्स तो आप देख ही रही हैं कि किस प्रकार से रहता है, तो उसी को और ज़्यादा चटक करने के लिए इन सारी चीज़ों को सामने लाया गया है। लेकिन कई सारे तथ्य ऐसे हैं, जैसा कि आपने कहा, कि उसको सिर्फ ट्वीट के मार्फत उतना कह देने भर से कम लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे ये जानकारी दी गई थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जो कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस एकदम बूथ लेवल तक इस नैरेटिव को लेके जाने वाला है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकली तो समस्या हो सकती है। देखिए कैसा राज्य है रजत जी, जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। दिल्ली में आप चुनाव नहीं लड़ पाए, अब बिहार में आप आरजेडी के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे, वहां टीएमसी आपको पहले ही बेदखल करे। एक असम तो ऐसा कम से कम नजर आता है ना, जब फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की होगी और कांग्रेस के पास बहुत सारा मौका है। ऐसे में क्या ये आपको बैकफुट पर ला सकता है मुद्दा? देखिए, मैं असम की राजनीति को मैंने थोड़ा सा बारीकी से पढ़ा है, समझा है। इस चुनाव में आते आते AIUDF जो एक तीसरा मोर्चा होता था, जिसमें कि सारे माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होते थे कांग्रेस और AIUDF में, वो AIUDF पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई है। और 30% बंगाल में अगर माइनॉरिटी वोट है तो माइनॉरिटी वोट असम में 40% है। जिस स्टेट में 40% माइनॉरिटी वोट हो, वहां पर कांग्रेस के लिए एक नेचुरल ग्राउंड बन जाता है कि वहां पे वो शुरुआत करके उसको 5-10% वोट चाहिए, जिसके बेसिस पर वो आगे बढ़ सकती है। इनको जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पे अटैक नहीं करेगी, तब तक नैरेटिव सेट कर पाना आने वाले चुनावों में मुश्किल होगा। और इस बार के लोकसभा चुनाव में 24 में एक नया फिनोमिना देखने को मिला कि माइनॉरिटी वोट, जिसको बांग्लादेशी मुसलमान वोट भी बोलते हैं, वो उसने अहोम के साथ हाथ में हाथ मिला के वोट किया कांग्रेस के फेवर में। बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी और इसका एक फायदा होता हुआ कांग्रेस को भी नजर आ रहा था। उनको ये लगा कि एक जमीन तैयार हो रही है असम में कमबैक करने की, और मुझे लगता है बीजेपी ये होने नहीं देना चाहेगी। कोशिश करेगी कि AIUDF या ओवैसी आकर माइनॉरिटी वोट को जरूर डिवाइड करते रहे और बीजेपी अपना एक फर्म फुटिंग अपर असम में बनाती रहे। अपर असम से ही आते हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई को जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे और घर घर तक ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, देश हित में नहीं किया, तब तक वो मैसेज बीजेपी बदल नहीं पाएगी ग्राउंड पे। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चीज और बोली कि जो राजनयिक होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, वो अगर विदेशी मूल की किसी भी महिला से शादी करना चाहे या पुरुष से शादी करना चाहें, उनको बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है MEA की। बिना परमिशन के आप शादी भी नहीं कर सकते। यहां पर एक ऐसा वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी का, जिसने न सिर्फ शादी करी, वो महत्वपूर्ण कमिटीज का भी मेंबर है और उसमें भी अभी सिटीजनशिप, स्पाउस की सिटीजनशिप अभी भी बाहर देश की है। उन्होंने बोला है कि ये कानून बनना चाहिए और वो पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी के अंदर भी एक प्राइवेट मेंबर टेबल किया जा सके बिल पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें स्पाउसेस के ऊपर मैंडेट हो कि आपको भारत की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन के साथ। देखिए, जितने चुनावी राज्य हैं वहां पर बीजेपी कोई ना कोई मुद्दा लेकर आ रही है और अभी से बीजेपी की जो नजर है वो ना सिर्फ उन स्टेज पर है जहां बीजेपी के लिए मुश्किल है, बल्कि जो कमियां 2024 के लोकसभा चुनावों में रह गई उन कमियों को भी बीजेपी दुरुस्त कर रही है। इसलिए नई पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, ऐसी भी चर्चाएं की जा रही है। देखिए, 4 जून के नतीजों के बाद जब विपक्ष ये दावा कर रहा था कि अब बीजेपी कमजोर हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई है, तो शायद उस वक्त विपक्ष को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 4 जून के नतीजों के बाद मोदी कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद 3 बड़े चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली। तीनों जगहों पर बीजेपी ने ताबड़तोड़ पारी खेली। हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और दिल्ली में वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी को ही रोक दिया। दिल्ली में बीजेपी को डबल बूस्टर डोज हासिल हुआ, जिसका फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनावों में कितना और कैसे होगा, इस पर तो हमने चर्चा की। लेकिन यह रोड मैप 2029 तक जाता है। कई सर्वे एजेंसियों का दावा है कि 2029 में भी मोदी ही आएंगे और कांग्रेस की सीटें एक बार फिर 2014 और 2019 वाली स्थिति में आ सकती हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी के मौजूदा स्ट्राइक रेट के हिसाब से 2029 में कितना वोट शेयर बढ़ेगा, कितनी सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस को कहां कितना नुकसान होता दिख रहा है, ये अभी से चर्चा का विषय बनने लगा है। क्योंकि एक के बाद एक 3 बड़े स्टेट्स को जीतने के बाद बीजेपी ने तो कम से कम ये साफ कर दिया है कि बीजेपी की रणनीति क्या है और बीजेपी कैसे
अपने कमियों पर काम कर रही है। तो क्या ये एक ट्रेलर तौर पर समीर जी देखा जाए, अगर सर्वेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी जो 99 सीट पर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी जीत का जश्न मनाया था, उसमें भी अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी नाम से लड़ती है और पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे सर्व स्वीकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो 2029 की अगर बात करें तो अभी तो प्रधानमंत्री मोदी को तो 2024 में झटका लगा था कि 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और ये उस समय कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 303 से ज़्यादा निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार महाराष्ट्र में चुनाव में लीड लिया, हरियाणा में हैट्रिक बनाई, हालांकि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन वहाँ अब्दुल्ला ने सरकार बनाई है। मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी वापस ट्रैक पर आ गई और अभी तो बिहार का चुनाव है, इस साल बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बंगाल है, कई मतलब अगले 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले 21 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग करिश्मा है, जिस तरीके से वो निर्णय लेते हैं। कहीं उनके अगर आप देखेंगे 2024 के बाद जब उनकी सरकार बनकर 8 महीने होने को आए, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि गठबंधन की सरकार है, यहाँ नीतीश कुमार का दबाव चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू का दबाव चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को अपने सहयोगी दलों के दबाव में कई निर्णय रोकने पड़ रहे हैं। आप देखिए, वक्फ जैसा बिल जिसपे चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का लग रहा था कि समर्थन नहीं होगा, वो खुलकर समर्थन दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने सारे एजेंडों पे आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका है, जनता का उनके ऊपर भरोसा है और मोदी इस बात को जानते हैं कि भाई 2029 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुझे लग रहा है चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी उस समय बागडोर संभालेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि मोदी के दम पे कब तक, मतलब मोदी अकेले ही है जो भारतीय जनता पार्टी को ले रहे आगे लेकर जा रहे हैं और निश्चित रूप से 2029 के चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और यह जितनी जीत हो रही है, खासतौर से दिल्ली में जिस तरीके से जीत हुई है विधानसभा चुनाव में, हालांकि लोकसभा की सीटें तो भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकसभा में सारी सीटें सातों दिल्ली में जीती है, लेकिन इसका मैसेज बहुत जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े कटु आलोचक थे प्रधानमंत्री मोदी के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत की। उत्तर प्रदेश में जब जीत करेगी तो अखिलेश यादव कमजोर होंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और राहुल गांधी जिस तरीके से जो नैरेटिव सेट करके 99 सीटों पर आ गए थे, वो नैरेटिव तो महाराष्ट्र चुनाव में ही ध्वस्त हो गया है और राहुल गांधी जिस राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक को तो भी राहुल गांधी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और क्या यही बड़ी वजह है अमिताभ जी, जो ग्राफ हमें अभी दिख रहा है, चाहे हम राज्यों के इलेक्शंस को ही क्यों ना बात कर लें, उस ग्राफ में मोदी कहीं बहुत आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी बहुत पीछे छूट गए हैं। संविधान वाला मुद्दा आपका काम कर गया अगर लोकसभा चुनाव में, तो जरूरी नहीं कि हर वक्त वही मुद्दा काम करेगा, जरूरी नहीं हर वक्त जातियों वाला जो आपका फॉर्मूला है, आरक्षण मांगेंगे हर जगह, वही आपका काम करेगा। देखिए, क्लियरली जो ऑपोजिशन के पास मोमेंटम था लोकसभा चुनाव के बाद, वो कहीं ना कहीं लूज कर गई है क्योंकि भाजपा ने एक हैट्रिक सॉर्ट ऑफ स्कोर किया है और इन तीनों राज्यों में भाजपा बैकफुट पर थी। हरियाणा, महाराष्ट्र या दिल्ली, ऐसा बिल्कुल ही प्रतीत नहीं था या ओपिनियन पोल्स वगैरह भी नहीं दिखा रहे थे शुरू में कि भाजपा इन तीनों राज्यों में जीत सकती है। तो 2029 का तो चुनाव अभी टाइम है, 4 साल बहुत है पॉलिटिक्स में, लेकिन कुछ सर्वेज जरूर आए हैं जो कहते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को 340 से 350 सीटें आ सकती हैं। उसका कारण काफ़ी क्लियर है क्योंकि पिछली बार 2024 में 3 राज्यों में मेजरली भाजपा को लॉसेस हुए थे, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी। तो हरियाणा में भाजपा अभी जीत करके आई। महाराष्ट्र जहां उनको 24 सीटों का नुकसान हुआ था, वहां पर भाजपा ने 3/4 मेजॉरिटी से चुनाव जीता है। और इन दोनों जीतों का मोमेंटम, और इसमें दिल्ली भी ऐड कर ले, इन तीनों जीतों का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं यूपी के लोकसभा चुनाव में भी जब भी होगा तो उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सर्वे एजेंसीज कह रही हैं कि 290-300 पे भाजपा पहुंच जाएगी और 40-50 सीटें अलाइज जीत जाएंगी, तो 350 के करीब भाजपा पहुंच सकती है। आज चुनाव होता है तो मोमेंटम बीजेपी के साथ है। अब 4 साल बहुत होता है, क्या कांग्रेस पार्टी, जैसा आप कह रही हैं, कि अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाती है कि नहीं? स्ट्रैटेजी पे बहुत रिजिड है कांग्रेस पार्टी, जबकि बीजेपी ने हार के बाद आप देखिए हर चुनाव में अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है, हर चुनाव में अलग स्ट्रैटेजी रही है। वही शायद बीजेपी की खासियत और स्ट्रेंथ है कि वो लॉस के बाद उसने जो टेक अवेज सही लिए और अपनी गति और शक्ति को धीरे धीरे बदला है। वही जो रिस्क फैक्टर की बात होती है देवेंद्र, वही फैक्टर बीजेपी के लिए कामगार साबित हो रहा है।
बिल्कुल, जैसे लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था वो तात्कालिक कारण की वजह से था, तात्कालिक नैरेटिव अगेंस्ट जा रहा था, अन्यथा कोई स्ट्रक्चरल लॉस नहीं था। और जो अपोजिशन का गेन था वो भी कोई स्ट्रक्चरल गेन नहीं था कि कोई ढांचा आपने खड़ा कर दिया और वो ढांचा काम करने लगा जिसके चलते आपकी सीटें बढ़ने लगी, बीजेपी घटने लगी, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। वो सिर्फ आरक्षण को लेकर एक शिगुफा छेड़ा गया और भ्रम फैलाया गया, तो हमेशा नहीं कंटिन्यू हो सकता था। दूसरी चीज़ की जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं वो मोमेंटम के साथ जाना पसंद करते हैं, और इसमें बीजेपी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद 4 में से 3 में जीत हासिल करना, और जैसा कि बताया अमिताभ जी ने कि वाकई इन तीनों राज्यों में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था बीजेपी के लिहाज से। हरियाणा में तो बीजेपी का कोई नेता मिला ही नहीं था चुनाव के बाद भी जो ये कह रहा हो कि हाँ हमारी सरकार बन रही है। महाराष्ट्र वैसे ही डिफिकल्ट था, दिल्ली डिफिकल्ट था ही। तो उस कंडीशन में एक मोमेंटम बीजेपी ने हासिल किया, उसका पहला सबूत आपको नजर आया पार्लियामेंट में। जैसे आप 240 के बाद जो पहला सेशन हुआ था उस समय अपोजिशन की जो गर्मी थी, जो तीखापन था, जो तेवर था, अब के इस बार वाले सेशन में आप देखें तो वो बड़ा एक फायदा हो जाता है कि जब आप इस तरह की जीत हासिल करते हैं राज्यों में तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी नैरेटिव गढ़ा जाता है। लेकिन क्योंकि बहुत समय अभी के माहौल में निश्चित तौर पे अगर आज के डेट में चुनाव कराया जाए तो चाहे यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बीजेपी अपने सारे नुकसान को न सिर्फ भरती हुई नजर आएगी बल्कि पिछली बार की जीत में जो गैप भी आपको कम दिखा था, जैसे बिहार की सीट के ही उदाहरण दे रहे हैं, दिल्ली की 7 सीट भले ही बीजेपी ने जीती, गैप मार्जिन बहुत कम था जीत का, वो भी बड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभी देवेंद्र और अमिताभ जी, समीर जी और रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।